नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ में शिप्रा सुमन। सुबह के 8:30 बज गए हैं। सीजी एक्सप्रेस का वक्त हो गया है और छत्तीसगढ़ की 3 बड़ी खबरों के साथ अब बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। कल राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। आज विधानसभा में हंगामे के आसार हैं। दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई ज्वेलरी पर एक्साइज ड्यूटी के विरोध में ज्वेलर्स ने देश भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में भी 3 दिन तक ज्वेलर्स की दुकानें बंद रहीं। तीसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से सटे तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में ये ग्रे हाउंड फोर्स ने 8 नक्सल कमांडर्स को ढेर कर दिया। और आइए तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की, जिसका आज दूसरा दिन है। कल राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। आज विधानसभा में हंगामे के आसार बताए जा रहे हैं। विपक्ष ने सरकार को घेरने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। अंतागढ़ टेप कांड पर कांग्रेस आक्रामक हो सकती है। वहीं बीजेपी ने भी कल शाम विधायक दल की बैठक बुलाई। सीएम रमन सिंह ने विधायकों से अपनी बात मजबूती से रखने को कहा है। वहीं मंत्रियों ने विपक्ष के सवालों का मजबूती से जवाब देने का प्लान तैयार किया है। और बात अगर कल यानी कि पहले दिन की करें तो वहां पर राज्यपाल बलराम दास टंडन के अभिभाषण के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में छत्तीसगढ़ में सूखे की मार का खासतौर से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सूखे के चलते पिछला साल काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। प्रदेश के किसानों को सूखा झेलना पड़ा है। राज्यपाल ने कहा कि पिछले 12 साल में पहली बार प्रदेश में सबसे ज्यादा सूखा पड़ा, जिसे सरकार ने गंभीरता से लिया और प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाई। सूखाग्रस्त किसानों को सरकार ने करीब 2000 करोड़ की राहत राशि दी है। असिंचित क्षेत्र में 6800 रुपए प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र में 13,500 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने की घोषणा की। सूखे की मार को देखते हुए प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं की सूची में इस बार सूखे को शामिल किया है। सूखा प्रभावित इलाकों में कन्या विवाह योजना के तहत राशि को 15,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए किया गया है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार की ओर से मनरेगा में लोगों को 200 दिन रोजगार दिया गया। 21वीं शताब्दी का 16वां साल छत्तीसगढ़ राज्य का और छत्तीसगढ़ विधानसभा का भी 16वां साल। इस महत्वपूर्ण संयोग के साथ आयोजित छत्तीसगढ़ विधानसभा का वर्ष 2016 का ये प्रथम सत्र आप सबको अपने कर्तव्यों के निर्वाह की नई उमंग, नई ऊर्जा और नई प्रेरणा प्रदान करें, इसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामना। बीता वर्ष राष्ट्रव्यापी सूखे के कारण काफी चुनौतीपूर्ण था। छत्तीसगढ़ विगत 12 वर्षों में पहली बार सर्वाधिक सूखा प्रभावित रहा। आप सभी सदस्यों ने किसान भाइयों और उनके परिजनों का मनोबल बनाए रखने एवं राहत के उपायों में सहभागिता का जो वातावरण बनाया। और इसके साथ ही रायपुर में मंगलवार को रमन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने विधानसभा के बजट सत्र में पेश होने वाले 5 विधेयकों को मंजूरी दी है और साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी मंजूरी दी गई है। किसानों को राहत देते हुए कैबिनेट ने सरगुजा के ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाना मंजूर किया है। कैबिनेट ने प्रदेश के 72 मॉडल स्कूलों को पीपीपी मॉडल पर चलाए जाने की ओर जोर दिया है और पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 10,000 मकान बनाए जाने को भी हरी झंडी दी है। पांच विधेयकों को मंजूरी दी गई जो इस सत्र में आने वाले हैं। उसके अलावा पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को 10,000 नए मकान बनाने का निर्णय लिया गया और राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन द्वारा जो पूर्व में संचालित मॉडल स्कूल था उन सबको
आगामी शिक्षा सत्र से ही पीपीपी बोर्ड में देने का निर्णय लिया गया। और अब बात छत्तीसगढ़ कांग्रेस की गोधुली बेला की, जी हां, अमित जोगी कांग्रेस में है या फिर नहीं है। कांग्रेस के भीतर इसे लेकर अभी भी लगता है कि पेसोपेश की स्थिति है। यहां तक कि विधानसभा सचिवालय के सामने भी यही यक्ष प्रश्न है, जबकि कांग्रेस अमित जोगी की स्थिति को लेकर इसे कांग्रेस की गोधुली बेला बता रही है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मौजूदा दौर छायावादी दौर है। छाया गहरी है, वाद अब विवादों से निकलकर कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में है। मुद्दा अमित जोगी हैं। अंतागढ़ टेपकांड के बाद कथित आरोपों के घेरे में अमित जोगी की विधानसभा में बैठने वाली सीट को चारों ओर से घेर रहे हैं। सवाल बड़ा है, अमित जोगी बैठेंगे कहां? प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अमित जोगी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके बाद विधानसभा की बैठक व्यवस्था को लेकर के सवाल उठे। तब नेता प्रतिपक्ष की ओर से विधानसभा को एक पत्र भेजा गया, लेकिन जो अंतिम पत्र था जिसके आधार पर बैठक व्यवस्था का परिवर्तन किया गया, उस पत्र में लिखा गया है कि अमित जोगी के निष्कासन के अंतिम अपील पर अंतिम फैसला आने तक जो सीट है उसे इंटरचेंज किया जाए, यानी दलेश्वर साहू की सीट जो है वो अमित जोगी को दी जाए और अमित जोगी की सीट जो है वो दलेश्वर साहू को दी जाए। हम इसे कांग्रेस का छायावाद क्यों कह रहे हैं, इसे आप तब समझेंगे जब अमित जोगी के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव का क्लैरिफिकेशन सुनेंगे। तो लीजिए, हाजिर है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनको निष्कासित किया है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जब तक उसमें या तो स्टे नहीं देती, उनका मुझे जो संकेत हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के स्तर पे वो यही है कि थोड़ा गोस लो। एक लाइन में जवाब, इस समय वो कांग्रेस के विधायक हैं या नहीं है? दिन होती है और रात होती है, बीच में गोधुली बेला है, तो इसको गोधुली बेला मान लीजिए। कहां किसकी गोधुली बेला है? छायावादी भाषा सियासत में और गहरे असर छोड़ती है, लेकिन ये गोधुली बेला है क्यों, इसे समझना भी जरूरी है। दरअसल अंतागढ़ मामले में कार्रवाई करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अमित जोगी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, लेकिन मामला आलाकमान के पास पेंडिंग है। लिहाजा गो स्लो के संकेतनुमा ऑर्डर को गोधुली बेला के हल्के अंधेरे में लपेटा गया है। वो विधानसभा उनको कांग्रेस का ही विधायक अभी मान रही है। नेता प्रतिपक्ष क्या मान रहे हैं? गोधुली बेला है। मेरे लिए अभी स्पष्ट नहीं है कि पार्टी उनको किस रूप में देख रही है। आपका जो पत्र है वो विधानसभा अमित जोगी को कांग्रेस का विधायक मानती है, तो आपसे भी मनवा लिया गया। उस संदर्भ में ही मानना चाहिए ताकि सीटिंग अरेंजमेंट को लेके जो एक असमंजस की स्थिति बनी थी वो दूर हो जाए। लेकिन सत्ता पक्ष फिलहाल इस मुद्दे पर निश्चिंत है, क्योंकि चित और पट उसके हिस्से में कोई तकलीफ तो नहीं लिख रही। रही बात अमित जोगी की, वो भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ छायावाद के तेवर थोड़े अलग हैं। अमित जोगी एक्सपेल रहे, कांग्रेस के दल में रहे, कुछ भी रहे, बीजेपी के लिए फायदे की स्थिति है। इसलिए फायदे की स्थिति है कि एक्सपेल एमएलए यदि उसको कांग्रेस घोषित करती है तो वो स्वतंत्र है वोट डालने के लिए, उसको मर्जी होगी तो भाजपा के पक्ष में भी वोट दे सकते हैं। भाजपा के लिए अच्छी स्थिति। अमित जोगी कहाँ बैठेगा कहाँ नहीं बैठेगा वो कोई मायने नहीं रखता है। मुझे मरवाही क्षेत्र की जनता ने, छत्तीसगढ़ के लोगों ने बहुत प्यार दिया है, सबसे ज़्यादा वोटों से जिता के हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा है। सदन के किसी भी कोने में मैं बैठूं, छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों के लिए मैं आवाज़ उठाते रहा था, उठाऊंगा भविष्य में भी। लेकिन गोधुली बेला के इस छायावादी जवाब के पीछे सियासी इक्वेशन भी है। वो ये कि कांग्रेस के लिए फिलहाल विधानसभा सचिवालय का ये फैसला तसल्ली देने वाला है, क्योंकि अगर अमित जोगी कांग्रेस से अलग मान लिए जाते तो उन्हें बोलने के कई मौके मिलते। कांग्रेस के सदस्य माने जाने की स्थिति में उनको सदन में बोलने देने का अधिकार नेता प्रतिपक्ष के पास होगा। कांग्रेस नहीं चाहेगी कि अमित सदन में ज्यादा बोलें और कांग्रेस को निशाने पर लें। वहीं अगर अमित जोगी कांग्रेस के खिलाफ वोट करते हैं या व्हिप जारी होने की स्थिति में वो उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी कांग्रेस से सदस्यता खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। सबके पास अपने तीर हैं। अब देखते ये रहिए कि गोधुली बेला में अंदरूनी युद्ध रुकता है या कि युद्ध नीति की सीमाएं टूटती हैं। देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर।
छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अजीत जोगी ने अपने बेटे और मरवाही विधायक अमित जोगी की विधानसभा में सीट बदले जाने के मामले पर तंज कसा है। जोगी ने नेता विपक्ष टीएस सिंहदेव पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि उनका खत विरोधाभास दर्शाता है। अजीत जोगी ने कहा है कि जब अमित को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है तो फिर उसके संबंध में विधानसभा को चिट्ठी लिखने का हक कांग्रेस पार्टी को है ही नहीं। जोगी ने सिंहदेव को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। या तो अमित जोगी को कांग्रेस का मान हो तो सीट बदलने का आपको अधिकार है, और अगर कांग्रेस का नहीं मान रहे हो, निष्कासित मान रहे हो, तो फिर उसकी सीट का अधिकार तो स्पीकर महोदय को। और अब बात ज्वेलर्स की हड़ताल की। जी हां, ज्वेलरी पर एक्साइज ड्यूटी के विरोध में ज्वेलर्स ने देश भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में भी 3 दिन तक ज्वेलर्स की दुकानें बंद रहेंगी। बजट में वित्त मंत्री ने बिना इनपुट क्रेडिट वाली गोल्ड ज्वेलरी पर 1% और इनपुट क्रेडिट वाली गोल्ड ज्वेलरी पर 12.5% एक्साइज ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव दिया। यानी कि देश में बनने वाली गोल्ड ज्वेलरी पर 1% एक्साइज ड्यूटी लगेगी। अगर आप देश में बनने वाली 30,000 रुपए की गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं तो आपको 300 रुपए एक्साइज ड्यूटी के तौर पर ज्यादा देने पड़ेंगे, और अगर इंपोर्टेड ज्वेलरी खरीदते हैं तो आपको 12.5% यानी कि 3,750 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। ज्वेलर्स की दलील है कि इससे बिक्री घटेगी और इंडस्ट्री को नुकसान भी पहुंचेगा। देवेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता। देवेश, दिन चढ़ रहा है धीरे धीरे, कितना असर देखने को मिल रहा है रायपुर में, पूरे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि देशव्यापी हड़ताल है? देखिए, इस हड़ताल का बड़ा असर देखने को मिल रहा है कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। उसके खिलाफ राजधानी रायपुर में भी ज्वेलर्स ने दुकानें बंद कर रखी हैं। लगभग जो है 1 करोड़ से अधिक का व्यापार जो है यहाँ पर प्रभावित होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर सदर बाजार में जो ज्वेलर्स व्यापारी हैं वो यहाँ पर रहते हैं, और एक बड़ा व्यापार हर रोज राजधानी रायपुर से यहाँ पर किया जाता है। और ऐसे में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने को लेकर के जो विरोध स्वरूप जो है आज ज्वेलर्स हड़ताल पर हैं, और हड़ताल का व्यापक असर भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, तो हड़ताल का देशव्यापी असर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं व्यापारी देवेश? जब आपसे बात हुई उनकी, मांगे मनवाने के लिए क्या कुछ रुख आगे रहेगा? देखिए, फिलहाल वे हड़ताल की बात कर रहे हैं और आज 20 दिन का हड़ताल रखा गया है। आने वाले दिनों में उनका कहना है कि अनिश्चितकालीन बंद तक किया जा सकता है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से सीधा असर उनके व्यापार पर पड़ेगा। और जो खरीदने वाले लोग हैं, जो सोना खरीदते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में और उसका संग्रहण करते हैं, ऐसे लोगों पर भी इसका असर पड़ेगा, और सोना जो है एक तरह से महंगा भी होगा, क्योंकि व्यापारियों पर इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है। इस लिहाज से जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि अभी तो ये एक शुरुआत है, विरोध जताया जा रहा है। अगर इस पर कोई फैसला नहीं होता तो आगे जो है आंदोलन भी किया जा सकता है। तो ये शुरुआत है जाहिर तौर पर, लेकिन इससे लोगों को परेशानी होगी और साथ ही नुकसान भी उठाना पड़ेगा ज्वेलर्स को खुद। बहुत शुक्रिया आपका देवेश इस जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से सटे तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में ग्रे हाउंड फोर्स ने 8 नक्सल कमांडर्स को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में इंकटापुरम दलम कमांडर लक्ष्मैया के भी मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि नक्सली छत्तीसगढ़ से तेलंगाना के खम्मम जा रहे थे और इस दौरान सूचना मिलने पर जवानों ने रास्ते में घेराबंदी करके उन्हें रोका। इस दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई और इसमें 8 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने एक AK-47 राइफल, एक 303 राइफल और 3 SLR राइफल बरामद की है। एनकाउंटर के बाद मारे गए नक्सलियों के शवों को हेलीकॉप्टर के जरिए तेलंगाना के भद्राचलम ले जाया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जवानों को सफल ऑपरेशन चलाने के लिए बधाई दी है। ये एक संयुक्त अभियान था और 2 दिन से ऑपरेशन चल रहा था। 24 से 30 घंटे पहले ही जंगल में थे ग्रेहाउंड के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस का। 8 नक्सली मारे गए, AK-47, 303 और दूसरे शस्त्र मिले हैं। ये इस वर्ष का और पिछले 3-4 वर्षों का सबसे सफल बड़ा ऑपरेशन है, जो टारगेटेड था, प्लान था और इंफॉर्मेशन बेस्ड था। छत्तीसगढ़ के स्पेशल डीजी नक्सल ऑपरेशन DM अवस्थी ने कहा है कि तेलंगाना की ग्रेहाउंड फोर्स ने किस्टाराम इलाके में 8 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों के पास से कई हथियार, बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुए हैं। 8 नक्सली मारे गए हैं, एक AK-47, 2 303 राइफल
और तमाम सारा गोला बारूद बरामद हुआ है। कार्रवाई जारी है। आंध्रा एसआईबी पिछले 25 तारीख से इस ऑपरेशन के लिए हमारे संपर्क में थी और ये उनकी बड़ी सफलता है और पुलिस की बड़ी सफलता है। और अब बात करेंगे नारायणपुर की, जहां पर अबूझमाड़ इलाके में नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में 3 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। आलबेड़ा वेरान के चैतू कुमेटी, परपा के आयतू और मेटावेड़ा के मंगलू बुंगेटी को नक्सलियों ने घर से निकालकर मौत के घाट उतार दिया है। एसपी का कहना है कि कुदलू और बेडमामेटा में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को कामयाबी मिली थी। सुरक्षा बलों की ओर से लगातार चलाए जा रहे सर्चिंग अभियान और सरकार की योजनाओं के चलते इलाके में नक्सलियों का असर कम हुआ है। नक्सलियों ने पूरे बस्तर क्षेत्र को एक जीता जाता संग्रहालय बनाने का, एक खुला जेल बनाने का कोशिश किया है। इन्होंने ग्रामीणों पर रोक लगाने की कोशिश की है कि अपना बाहर नारायणपुर या बाहरी शहरी क्षेत्र में कोई भी ग्रामीण नहीं जाएगा। हमारे पास ये भी सूचना आ रही है कि नक्सली अब जंदार लगाकर बाहर के जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो कुछ बेसिक सुविधाएं गाँव वालों को पहुंचाते हैं, उन पर भी रोक लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जांजगीर चांपा में सर्राफा कारोबारी की हत्या और लूट के आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। वारदात 29 जून 2013 को सारा गांव इलाके में अंजाम दी गई थी। हत्यारों ने सर्राफा कारोबारी केशव प्रसाद की हत्या की थी। इस मामले में अन्य 3 आरोपियों को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में गर्मी शुरू होते ही जल संकट गहराने लगा है। मंगलवार को धमतरी और बालोद जिले के तकरीबन 25 गांव के किसानों ने पेयजल और निस्तारी के लिए प्रशासन को गैंगरेल बांध से खारून नदी में पानी छोड़ने की मांग की है। जिले में इस साल औसत से कम बारिश हुई है और नदी और जलाशयों में जल भराव की स्थिति भी अच्छी नहीं है। निस्तारी के लिए लोगों के सामने अभी से समस्या गहराने लगी है। ऐसे में लोगों से गैंगरेल डैम से पानी छोड़े जाने की मांग की जा रही है। लोगों ने मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। उधर जिला प्रशासन ने निस्तारी की समस्या को दूर करने का हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। कुरुद विधानसभा क्षेत्र के भूतपूर्व विधायक श्री लेखराम साहू की नेतृत्व में ग्रामीण जनता अभी कलेक्ट्रेट में उपस्थित हुए थे और उनके द्वारा पेयजल के लिए बांध से पानी छोड़े जाने की मांग की गई है। तो पेयजल तो शासन की प्रथम प्राथमिकता में है और पेयजल की आपूर्ति के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। मांग किए हैं माननीय प्रभारी कलेक्टर महोदय से और हमारा मांग अगर यहाँ नहीं सुने जाएगा तो हम माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और हर गांव के हजारों लोग जाएंगे और हम लोग गाड़ा वैला लेके जाएंगे और वहाँ उग्र प्रदर्शन करेंगे। पेट्रा के गौरेला थाने में गंदे पानी की शिकायत का एक अनूठा मामला सामने आया है। गंदे पानी की सप्लाई को लेकर थाने में एक बुजुर्ग ने शिकायत दर्ज कराई है। बुजुर्ग का आरोप है कि गोरखपुर ग्राम पंचायत की ओर से पिछले 3 महीने से गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। मामले की पीड़ित ने ग्राम पंचायत सहित अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में शिकायत की है। एक बुजुर्ग है 70-80 साल का, बड़ी मुश्किल से थाने आके गंदा पानी वाला टीआई साहब के पास रिपोर्ट किए हैं। संबंधित विभाग को उसकी सूचना दे दें और जितना जल्दी हो सके गंदा पानी का विभाग से निराकरण करा के उसको ठीक कराएं। पाइपलाइन जो सप्लाई है में वो कनेक्शन जब दिए हैं उसको फूटा है, उसको बनवा नहीं रहे हैं। पूरा गंदा पानी वहाँ रिसाव हो रहा है। वही पानी पूरा सप्लाई हो रहा है, सभी घरों में जा रहा है, जो हम लोग सब लोग पीते हैं। कई प्रकार की बीमारियाँ हो सकती है, वो हो भी रहा है। उसी के लिए हम लोग निवेदन किए हैं कि इसको बनवाया जाए। उधर कोरबा में हनुमान छाप सिक्का चुराने के लालच में 9 छात्र सलाखों के पीछे पहुंच गए। कटघोरा थाना क्षेत्र के भावरा गांव का राकेश सिंह इंदौर में फार्मेसी की पढ़ाई कर रहा है। राकेश ने अपने दोस्त सरजाद खान और गुलशन कश्यप को बताया कि हनुमान छाप सिक्का चमत्कारिक है। ये सिक्का मिलने पर लोग काफ़ी अमीर हो जाते हैं और उसके इस्तेमाल से किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है। उसने ये भी बताया कि ऐसा चमत्कारी सिक्का उसके मामा के पास है और इसके बाद सज्जाद और गुलशन ने वो सिक्का हासिल करने का प्लान बनाया और आरोपी जांजगीर जिले के खरताल और नैंगुरडीह गाँव पहुँच गए, जहाँ पर उन्होंने 7 और साथियों को अपना प्लान बनाया। इसके बाद आरोपी कोरबा के कटघोरा थाना क्षेत्र के भावर गांव पहुंचे, जहां पर 6 आरोपियों ने राकेश के मामा के यहाँ धावा बोल दिया, जबकि 3 आरोपी गांव के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। घर पर हनुमान सिक्का नहीं मिलने पर आरोपी सोने चांदी के जेवर लेकर भागने लगे, लेकिन इस दौरान गांव वालों को मामले की भनक लग गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें धर दबोचा।
दोस्तों के साथ जाके उसके घर में चोरी की नीयत से घुसे थे। हनुमान सिक्का के चक्कर में हनुमान सिक्का तो नहीं मिला, अंगूठी चांदी के ये निकाले थे। कोई घेराबंदी करके सबको पकड़ा गया है, आज रिमांड है। उधर बिलासपुर जिले के आंगनबाड़ी में कुपोषित बच्चों को गोद लेने का अभियान शुरू किया गया है। कमिश्नर सोनमणि वोरा बिलासपुर के तीफर स्थित आंगनबाड़ी स्कूल में गोद लिए कुपोषित बच्चों को देखने पहुंचे। सभी बच्चों का वजन लिया गया, जिसमें ज्यादातर बच्चों का वजन संतोषजनक पाया गया। आपको बता दें कि कमिश्नर सोनमणि वोरा ने आंगनबाड़ी में आने वाली बच्ची मानसी को गोद लिया था, जो कि पिछले 50 दिन से कुपोषण से बाहर आ चुकी है और उसका शारीरिक विकास संतोषजनक है। कमिश्नर सोनमणि वोरा ने ये बताया है कि संभाग के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में इस तरह की गुणवत्ता को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जहां कुपोषण के शिकार बच्चों को गोद लेकर शारीरिक विकास किया जा रहा है। मुझे आज खुशी है, मानसी जो है लगभग ये 1.5 महीने के प्रयास में, लगभग 2 महीने के प्रयास में लगभग सामान्य स्तर तक आ गई है और मुझे उम्मीद है कि अनदर 1 मंथ में जो है वो संपूर्ण रूप से सामान्य श्रेणी में आ जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही।